वो सभी लोग जो जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं लगे हुए हैं एक्टिविटीज में टू अर्न मनी। बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में बिजनेसमैन बहुत कम हैं, ज्यादातर लोग जॉब करने वाले हैं। तो जो लोग जॉब करने वाले हैं, जो कहीं जाकर जॉब करते हैं, वहां से उनको सैलरी मिलती है। तो आपको क्या लगता है जो उसको पैसा इन हैंड मिलता है वो सिर्फ उसकी सैलरी होती है? जी नहीं, सैलरी में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जुड़ी होती हैं। चर्चा करेंगे हम सभी अभी आगे चल के। तो वो सभी लोग जो कहीं जाके जॉब करते हैं और वहां से पैसा अर्न करते हैं, उसको बोलते हैं सैलरी। क्या बोलते हैं इसको? सैलरी। अभी बताऊंगा, आगे थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। तो हमने कहा डूइंग जॉब कंप्यूट योर इनकम हियर। अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी इनकम यहां पे कैलकुलेट करेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है यहां पे? इनकम अंडर द हेड सैलरी। जरा रिलेशनशिप देखते हैं रिसीवर और पेयर के बीच में। रिसीवर मतलब एक तरीके से सर्वेंट कह लो, पेयर मतलब मास्टर, ऑनर और जो काम करने वाला बंदा, उनके बीच में क्या है? चलो जी, मुरारी लाल एंड कंपनी एक कंपनी है, यहां पे ये पेयर है। मान लो मुरारी लाल बिजनेस कर रहा है और इस बिजनेस का मालिक है, और यहां पे एक रिसीवर मान लो रामलाल एक एम्प्लॉय है, ये यहां पे जॉब करता है। तो ये यहां जॉब करेगा, अपनी सर्विसेज देगा, और बदले में मुरारी लाल भी यहां पे काम कर रहा है। भाई रामलाल भी यहां काम कर रहा है, मुरारी लाल भी काम कर रहा है। मुरारी लाल का खुद का बिजनेस है, ये एम्प्लॉयर है, और ये यहां पे क्या है? एम्प्लॉय है। तो पहली बात तो रिसीवर और पेयर के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप स्टैब्लिश होना चाहिए। क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? यस। तो जो एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी, सैलरी के अंडर टैक्सेबल होगा। तो इनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। कौन सा रिलेशनशिप? गुड। तो हमने रिलेशनशिप बोला, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, मास्टर और सर्वेंट का होता है। दूसरी बात आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप। भैया ये आर्म लेंथ रिलेशनशिप क्या होता है जी? खुद का मालिक भाई अपने शाहरुख खान है, और मान लो ये विजय आदर्श जी है। अब शाहरुख खान को बुलाया और बोला हेलो तेरे को मेरे लिए एक फिल्म बनानी है। कहता बिल्कुल बनाएंगे सर, आपके लिए बिल्कुल आपकी फिल्म में काम करेंगे, आप बताओ। लेकिन एक बात और बता दूं, अगर विजय आदर्श जी शाहरुख खान जी से कहते हैं कि जी ऐसा है आपको हमारे लिए फिल्म बनाना है, और शाहरुख खान जी ने कहा नहीं मैं तो नहीं बनाऊंगा, मेरी डेट्स ये हैं, इस डेट्स पे मैं अपनी शूटिंग की डेट्स देता हूं, और लगेगा तो काम करेगा, नहीं लगेगा तो नहीं करेगा, मना कर देगा। मतलब मर्जी का मालिक है ना, अपना मालिक खुद है, किसी के यहां काम नहीं कर रहा है। ये काम तो ये भी करते हैं, मना नहीं है, लेकिन व्हाट, इनके बीच में सर्वेंट और मास्टर का रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हो? ऐसे ही वो सभी लोग जो आर्म लेंथ रिलेशनशिप रखते हैं, दैट मीन्स खुद के मालिक हैं, एक तरीके से खुद के मालिक हैं, वो किसी के यहां जॉब नहीं करते। जैसे फ्रीलांसर्स होते हैं ज्यादातर, जो मैं बताता हूं, जो फ्रीलांसर होते हैं, जो मतलब फ्रीलांसर मतलब फ्री में काम करने वाले नहीं, अलग अलग जगह अपनी सर्विसेज देते हैं अलग अलग लोगों को। उस टाइप के जो लोग होते हैं वो अपने आर्म लेंथ रिलेशनशिप में काम करते हैं। दैट मीन्स सर्वेंट और मास्टर का कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब मान लो काम भी शुरू हो गया, अनबन हो गई, छोड़ देगा, कहेगा मैं तो तुम्हारी नौकरी को ही कर रहा हूं, मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं और मैं उस सर्विसेज के लिए पैसे लेता हूं, बात खत्म हो गई, है ना। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो कैसी रिलेशनशिप होती है? अगर ऐसी कोई है, और इस केस में शाहरुख खान को जो पैसा मिलेगा वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। भाई कोई नौकरी कोई कर रहा है, नौकरी कर रहा होता, देखो इनका ये जो इनकम टैक्स में सैलरी का जो चैप्टर है, सैलरी के चैप्टर में साफ साफ बोला गया है, यहां पे यहीं से कहानी शुरू हो जाती है कि कहीं आप जॉब करते हो और वहां से पैसे लेते हो तो आपकी जो इनकम है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन जो खुद का मालिक है और कहीं पे काम करता है और वहां से पैसे मिल गए, वो उसकी सैलरी नहीं कहलाई जाएगी। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म में ए बी सी डी ये सभी पार्टनर हैं, और मान लो सी को सैलरी मिलती है 10,000 रुपए हर महीने की, तो क्या इसे सैलरी में टैक्सेबल करोगे?
आंसर है जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये कोई नौकरी नहीं कर रहा है यहां पे। रिलेशनशिप, मैंने क्या बोला, एक ही बात यहां पे लागू होती है। सैलरी में टैक्सेबल करने के लिए क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? दोबारा बोलो। अगर मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप नहीं है तो काम नहीं होगा। मास्टर मतलब ऑनर, सर्वेंट मतलब काम करने वाला। एक बात और, मास्टर ने मान लो कोई ऑर्डर पास किया और सर्वेंट मना कर रहा है, तो उसी दिन मास्टर कहेगा बेटा अपना बोरिया बिस्तर संभाल ले और तू चला जा, मेरे को तेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? है ना? कह सकता है, मानना पड़ेगा दूसरे को, मजबूरी है उसकी, उसको उसके बदले पैसे मिलते हैं। इस टाइप के रिलेशनशिप में, जैसे कि पार्टनरशिप में बोला, इसके अलावा और भी मैंने एग्जांपल लिए, जैसे डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हु इज नॉट एम्प्लॉय। मान लो एक रामलाल है और किसी कंपनी का डायरेक्टर है। डायरेक्टर मतलब समझते हो क्या होता है? मालिक ही होता है एक तरीके से, यू नो। सीईओ कौन होते हैं? ज्यादातर जो कंपनी के मालिक ही होते हैं एक तरीके से, यू नो। डायरेक्टर हो गया, सीईओ हो गया, ये सब। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं वो भी वहां पे नौकरी नहीं करते। जितने भी गेस्ट लेक्चरर्स हैं नौकरी नहीं कर रहे हैं। या पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, ये भी नौकरी नहीं करते। इन सब की सैलरी टैक्सेबल होगी, या जो भी पैसा मिलेगा, सैलरी तो नहीं कह सकते, जो भी पैसा मिलेगा वो पीजीबीपी के तहत टैक्सेबल होगा या अदर सोर्सेज के तहत टैक्सेबल होगा। दोनों में से जो भी सिचुएशन होगी। ओके, तो सैलरी, अब एक बात तो क्लियर हो गई हमें कि गोल्डन रूल ये कहता है कि कोई सैलरी रिसीव करेगा, सैलरी मतलब उस बंदे से जो उसका मास्टर है उससे पैसे रिसीव करेगा, वो उसका पैसा सैलरी कहलाएगा। मतलब अगर मान लो रिसीवर और पेयर के बीच में मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप है, तो अगर ये पेई जो एम्प्लॉय है वो कुछ पैसा रिसीव कर रहा है अपने मास्टर से, तो एम्प्लॉय के हैंड्स में सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा। ओके, एक गोल्डन रूल ये भी है कि सैलरी इज टैक्सेबल इन रिसिप्ट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। सैलरी या तो पहले रिसीव कर ले या फिर ड्यू हो जाए, दोनों में से जो भी पहले होगा उसके अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब समझते हैं इसका, एक्स सैलरी रिसीव करता है 30,000 रुपये हर महीने, जबकि इसकी सैलरी जो है वो फेब और मार्च की ड्यू है। ड्यू का मतलब है अभी पैसे मिले नहीं है, मिलेंगे, और हम पूरे साल की टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है इसको सैलरी मिली नहीं है अभी, मार्च और फेब की सैलरी अभी मिलनी बाकी है। तो 30,000 इंटू 10 तो पैसे मिल चुके हैं, और 30,000 इंटू 2 60,000 रुपए अभी मिले नहीं है। टोटल कितना पैसा टैक्सेबल करोगे आप? टैक्सेबिलिटी के दायरे में टोटल पैसा आएगा। ठीक है, ये इसकी इनकम मानेंगे हम, सैलरी ये मानेंगे, मतलब टोटल सैलरी ये मानेंगे। डन। वाई सैलरी रिसीव करता है 32,000 रुपए हर महीने, अप्रैल और मई की सैलरी जो है एडवांस में रिसीव कर ली। लो जी कर लो बात। तो इसका मतलब है 32,000 रुपए इंटू 12 महीने की सैलरी तो मिली, अप्रैल और मई महीने की सैलरी एडवांस में मिल गई। तो रूल क्या कहता है? जरा लाउडली बोल के बताइए। बहुत बढ़िया। अब सर सैलरी क्या होती है? बड़ी देर से सैलरी 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 किए जा रहे हो, तो सैलरी होती क्या है? देखो, नॉर्मली हम सभी बोलते हैं सैलरी। सैलरी का मतलब वो पैसा जिसे सर्वेंट ने मास्टर से रिसीव किया है, लेकिन इस पैसे में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जुड़ी होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं मैं आपको कि भाई ये मेरे हाथ में ये पेन है। अब ये पेन ऐसे ही थोड़े ना बन गया है, इस पेन में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही सैलरी के अंदर बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। क्या क्या? जरा डेप्थ में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है? बेसिक सैलरी या बेसिक पे। बेसिक मतलब इतना तो पैसा मिलेगा। अब इसके ऊपर अगर किसी के पापा गवर्नमेंट जॉब में है, इवन प्राइवेट जॉब में भी है, और उनको सैलरी मिलती है हर महीने की, उसके साथ स्लिप भी मिलती है, सैलरी स्लिप, तो उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। अब जाके देखना, पापा आपकी सैलरी स्लिप कहाँ है? भैया पापा ने बोला हाँ क्या करना भाई तेरे को, इधर आ जा तू मेरे पास जरा, और जोरदार ये पकड़। तो ऐसे जाके नहीं बोलना, पापा वो आजकल ना सैलरी का एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं एक बार वो सैलरी स्लिप दिखाना। हाँ हाँ चला जा, तेरे को दिखाता हूं मैं।
तो हो सकता है फिर। चलो देखो, तो बेसिक पे ये मेन पार्ट होता है सैलरी का। इसके बाद बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे वेजेस। वेजेस का मतलब होता है कई बार क्या है, ऑफिस में काम कर रहे हैं, साथ में इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा काम कर दिया तो उसके बदले जो पैसे मिल जाते हैं, दिस इज कॉल्ड वेजेस। दिवाली के टाइम पे क्या मिलता है, बोनस। कोई कंपनी अच्छी तरक्की कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तो एक्चुअली क्या है, बिजनेस का एक ना बहुत अच्छा रूल होता है। रूल ये कहता है कि कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे बिजनेसमैन नहीं होता है, बिजनेसमैन के साथ जो उसके टीम्स होती हैं वो होता है। बिजनेसमैन तो होता है चलो, लेकिन टीम मेंबर का सबसे बड़ा अहम रोल होता है, और टीम मेंबर में बिजनेसमैन भी आता है। तो मान लो किसी साल इन्होंने प्रॉफिट अच्छा खासा अर्न किया, तो रूल के मुताबिक कहते हैं यार कि जो पैसा हमने कमाया ना सारा अपने पास नहीं रखेंगे, अपनी टीम में बांट देंगे, तो टीम में बांट दिया जाता है पैसा। ओके, तो बोनस हो गया। इसके बाद डियरनेस अलाउंसेस। ये डियरनेस अलाउंसेस क्या होता है जी, डीए। ये डीए क्या होता है जी, इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता महंगी सिटीज हैं, इसके अलावा दूसरी सिटीज में जाओगे तो शायद रहन सहन थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा आपको वहां पे, जैसे रहने के लिए मकान सस्ते मिल जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट सस्ते मिल जाते हैं वहां पे, डिपेंड करता है। ओके, जैसे अभी सुना होगा पीछे कि गुजरात में बिजली सस्ती है, दिल्ली में महंगी है, तो होता है ना, हर सिटीज के हिसाब से चीजें महंगी होती है। तो डीएनएस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता। तो रूल क्या कहता है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से किसी की सैलरी नहीं बढ़ती, तो इसलिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। याद रखना यहां पे डीए हमेशा फुल लेते हैं, जितना पैसा मिलेगा। सर ये फुल क्यों लिखा आपने, इसका राज है, राज बाद में ओपन करूंगा, ठीक है। आगे है अगला क्या, कमीशन मिलता है। कई लोगों को मान लो सैलरी तो मिली। अब जैसे बताता हूं, आप में से कोई आपके फ्रेंड सर्कल में कोई कॉल सेंटर में जॉब करता हो या लीड बेसिस पे जॉब करता हो या किसी ने की हो तो पता होगा भाई, मान लो उसको सैलरी बोल दी कि तेरे को 5,000 तो सैलरी मिलेगी। अब तेरे को कस्टमर बनाने, अब जितने कस्टमर बनाएगा उसके हिसाब से 200 रुपए पर कस्टमर मिलेंगे मान लो, या 300 रुपए पर कस्टमर मिलेंगे। या बोलते हैं मान लो जो जैसे कि जो LICs में काम करते हैं लोग, या वैसे जो कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, तो उनको बोलता है कि इतनी सेल जनरेट करेगा तो इसका 2%, 3%, 5% तेरा कमीशन। ओके, तो उसको बोलते हैं कमीशन। ऑल टाइप लेते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का कमीशन हो। सबसे पहले, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद गुड। इसमें डीए हमेशा फुल लेना है। यहाँ ये क्या सर समझा रहे हो, तो ऊपर की हेडिंग पढ़ो जरा, क्या लिखा हमने यहाँ पे, 2014-15। दोबारा बोलना जरा, हेडिंग क्या लिखी है हमने, 2014-15। अच्छा, अलाउंसेस, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। अलाउंसेस का मतलब होता है कि इसके अलावा बहुत सारे मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि पैसे दे दिए, चल ऐसा है तू ऑफिस, मान लो एम्प्लॉयर कहता है कि आप ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आते हो ना, तो इसके लिए ट्रैवलिंग का ये पकड़ो, हर महीने 5,000 रुपए आने जाने का। अच्छा, कई लोग जो अच्छे होते हैं, जैसे अभी मेरे एक फ्रेंड है, तो वो उन्होंने ऐसी एक अभी जॉब पे उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट किया है, तो वहां पे ऐसी बात चल रही थी, तो कल मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि वो ऑनर कह रहे थे भाई कि अपनी कार से ही आना जाना करो, और ये पकड़ो 10,000 रुपये हर महीने का आपका आने जाने का किराया, रिपेयर का, कार आप अपनी जो है वो यूज कर लो, या अगर आपको नई कार खरीदनी है तो वो बता दो हमें, हम आप जाके शोरूम में पसंद कर लो, हम कार खरीद देते हैं आपके लिए। नहीं भाई, अच्छे पोस्ट पे गया है। तो उस केस में डियर सिचुएशन ऐसी बनी, उन्होंने कहा नहीं मुझे कार वार नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई कार चाहिए चाहे नहीं चाहिए, चाहे तुम जैसे मर्जी आओ, ये पकड़ो पैसे तुम्हारे हाथ में और तुम इसका जो मर्जी करो, आने जाने का है तुम्हारा बस, 10,000 रुपीज पर मंथ। दिस इज कॉल्ड अलाउंसेज। क्या बोलते हैं इसको, अलाउंसेज। भाई किसी को रहने के लिए, घर के लिए पैसे दे दिए कि पकड़ो मकान किराए पे है, चाहे अपना जो मर्जी है, पकड़ो पैसे तुम रहो। बात हो रही है यहां पे पैसे मिलने की, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि भैया पैसे मिले तो टैक्स लगाऊंगा,
ये सिचुएशन है। तो अलाउंसेज में से लेस कर देते हैं क्या? एक्चुअली क्या है, जो भी पैसा मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सारा पैसा जो है उस पर टैक्स नहीं लगाता, कुछ छूट देता है। कहता है तू तो मेरा बच्चा है यार, तेरे को नहीं छूट दूंगा तो किसको दूंगा, तो छूट देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है। तो ये तो है मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं। क्या बोला मैंने यहां पे? मॉनेटरी बेनिफिट्स। ये जो हमारे पास अलाउंसेस होते हैं, कौन से बेनिफिट होते हैं? यस, मॉनेटरी बेनिफिट, पैसे में मिलते हैं। एक होता है परक्विजिट्स। परक्विजिट्स मतलब नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। कौन से बेनिफिट्स? नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। ये पूरा ले लेते हैं। कोई रिटायरमेंट बेनिफिट होता है तो उसमें से लेस कर देते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट में जैसे कि मान लो किसी को ग्रेच्युटी मिल रही है, किसी को प्रोविडेंट फंड का पैसा मिल रहा है, तो वो जितना पैसा मिला इसमें भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है यार तू तो मेरा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा है, तेरे को छूट नहीं दूंगा तो किसको दूंगा, कोई बात नहीं, ये ले। ये जो आएगा उसको बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। क्या बोलेंगे उसको? ग्रॉस सैलरी। क्लियर है? गुड। तो जो आता है उसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। इसके बाद हमारी कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी। इसके बाद कुछ डिडक्शंस दी जाती है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 ये दो चीजों के लिए होती है, एक प्रोफेशनल टैक्स के लिए और एक एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए। एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। दोनों को जोड़ के यहां से माइनस कर दिया जाए और माइनस करने के बाद जो पैसा आएगा, दिस इज कॉल्ड इनकम अंडर द हेड सैलरी। क्या बोलते हैं? इनकम अंडर द हेड सैलरी। कोई दिक्कत जी? ठीक है। ये सैलरी हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हमारे सामने एक सरदर्द है। सर सरदर्द भी होगा क्या? हाँ होगा, सरदर्द भी होगा। सरदर्द क्या होगा बताता हूं। मुझे अलाउंसेस की दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो एग्जाम्प्ट वाला मामला है ना, इसने मेरी टेंशन बढ़ा दी है। मतलब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अलाउंसेस में से कितना पैसा एग्जाम्प्ट होना चाहिए, तो इसकी कैलकुलेशन। अच्छा, अलाउंसेस की अलग अलग कैटेगरी है, वो भी सीखना पड़ेगा। परक्विजिट में कितना पैसा परक्विजिट का होगा, रिटायरमेंट बेनिफिट, बेसिकली हमें 3 कैलकुलेशन सीखनी है, लेकिन 3 के सब कैलकुलेशन हैं, तो मतलब कैलकुलेशन अच्छी खासी सीखनी है। एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम इसकी नहीं है कि कितना पैसा मिला। जहां पे पैसा मिला और पूरा टैक्सेबल है, हमारी टेंशन तो वहां खत्म ही हो जाती है। लेकिन जहां पैसा मिला और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके लिए रूल बना रखा है, वो रूल पढ़ना है हमें और रूल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। बस यही है प्रोविजंस, यही है इनकम टैक्स में तरीके। ओके, एक क्वेरी आ गई। हाँ जी बताइए। एक बच्चे ने कहा सर जहां आपने डीए लिखा है वहां पे HRA नहीं आ सकता। HR ओके, बच्चे ने कहा सर हम HRA अलग से नहीं लिख सकते। बिल्कुल लिख सकते हैं। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंसेस। तो मैंने अलाउंसेस की एक कैटेगरी बना दी हेडिंग, तो ये आएगा, लेकिन इसकी कैलकुलेशन है। HRA में काफी सारी चीजें आती हैं, तो इसकी कैलकुलेशन है, इसीलिए मैंने भी बताया नहीं, सिर्फ नाम लिख दिया कि अलाउंसेस। तो अलाउंसेस में काफी सारी चीजें हैं, इसी तरीके से परक्विजिट में काफी सारी चीजें हैं, इसी तरीके से रिटायरमेंट बेनिफिट में काफी सारी चीजें। तो इनकी एक एक करके कैलकुलेशन सीखेंगे। ओके, और वो लेंगे हम, अलग अलग अलाउंसेस को अलग अलग लिखेंगे। बस ये तरीके हैं यहाँ पे। तो मजा आ गया जी? गुड। और कैसा लग रहा है? गुड। उम्मीद करता हूं ये जो चीजें अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, ये सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिटायरमेंट बेनिफिट से। रिटायरमेंट बेनिफिट में होती हैं चीजें, लेकिन मैं एक एक करके डिस्कशन करूंगा। रिटायरमेंट बेनिफिट में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ग्रेच्युटी की। ग्रेच्युटी एक तरीके का रिटायरमेंट बेनिफिट पे मिलने वाला पैसा है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या चीज होती है? व्हाट इज ग्रेच्युटी? ग्रेच्युटी क्या होता है? एक मोटा अमाउंट होता है, हैवी अमाउंट। एक्चुअली क्या होता है, जहां पे कोई इंप्लॉय काम करता है ना, तो उसके फ्यूचर के लिए भाई कौन ध्यान देगा? तो एम्प्लॉयर ध्यान देता है। अब एम्प्लॉय तो ध्यान नहीं देगा ना। आजकल ट्रेंड होता है, जो लोग जॉब करते हैं ना उनका बहुत अच्छा खासा ट्रेंड है। मैक्सिमम 90% लोग जो इन हैंड सैलरी आती नहीं है और खर्चे पहले से तय होते हैं उनके, तो पैसा बचत नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल बना रखा है, उस रूल के मुताबिक एम्प्लॉयर उस रूल को फॉलो करता है और अपने बच्चों का, भाई एम्प्लॉयर जो बिजनेस है, बिजनेस में जो काम करने वाले हैं उनके बच्चे ही एक तरीके से, तो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। मतलब जैसे एक फादर मदर अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही ख्याल रखते हैं। तो उसकी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पैसा काटते रहते हैं। पता नहीं होता, वो अलग से अमाउंट होता है,
वो सेपरेट अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं और ये पैसा कहीं जमा करते रहते हैं ये लोग, ओके। और जब बंदा रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के हाथ पे तो नॉर्मली बहुत सारे लोगों को के पास बहुत कुछ नहीं होता, तो ये पैसा उनको दे दिया जाता है। मतलब यूं समझो कि रिटायरमेंट बेनिफिट का एक पार्ट है ग्रेच्युटी, जो रिटायरमेंट के वक्त दिया जाता है, ठीक है। तो किसको मिलेगा पैसा? एम्प्लॉय को मिलेगा। कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा। तो ग्रेच्युटी दो तरीके की होती है, एक गवर्नमेंट लोग जो काम करते हैं उनको भी ग्रेच्युटी मिलती है, और एक अदर एम्प्लॉय जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको भी वो ग्रेच्युटी मिलती है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिनको ग्रेच्युटी मिल रही है, बड़े मजे में, कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीरो। मतलब मान लो 1 लाख रुपए ग्रेच्युटी के मिले तो 1 लाख पे 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा, तो 1 लाख में से 1 लाख पूरा का पूरा छोड़ देंगे, मतलब टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा, एक बात और बता दूं, यहां पे हम वही पैसा लेते हैं जिस पे टैक्स कैलकुलेट करना है, तो जो टैक्स कैलकुलेट नहीं करना उस पे लिया नहीं जाता उसको। तो इसलिए हमने कहा ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पैसा है जो ग्रेच्युटी का है वो क्या होता है? फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। अदर एम्प्लॉय को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 और एक होता है नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972। क्लियर है बात ये? तो दो तरीके का होता है। पहला क्या बताया हमने? कवर्ड। दूसरा क्या बताया? दोबारा बोलना, पहला क्या हमारे पास? दूसरा क्या है? कवर्ड। पूरा बोलो, पहला क्या है? दूसरा क्या है? यस, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972। जो ग्रेच्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है वो क्या होता है? जो अदर एम्प्लॉय होते हैं दो कैटेगरी में, पहला और दूसरा। पता है, दो चीजों के लिए तो हमें पूरे इनकम टैक्स में कभी कुछ नहीं पढ़ना। एक वो जो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, कोई कैलकुलेशन नहीं। एक वो जो फुल्ली टैक्सेबल होता है, उस पर भी कोई कैलकुलेशन नहीं। प्रॉब्लम तो ये है जिस पे कुछ होता है कैलकुलेशन हमें उसकी करनी है। चलिए जरा सामने देखिए, दोबारा से जरा एक बार हम पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। पहला पार्ट क्या है इसमें? ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी के दो पार्ट होते हैं, पहला क्या है? दूसरा क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ग्रेच्युटी क्या होती है? अदर एम्प्लॉय के लिए चेक करना पड़ता है कौन सा एम्प्लॉय है वो, कब, या फिर। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या बताया हमने आपको? दोबारा बोलना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या बोला हमने आपको? यस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ग्रेच्युटी क्या होती है? फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। दूसरा हमारे पास है क्या? अदर एम्प्लॉय। अदर एम्प्लॉय में भी दो पार्ट हैं। पहले पार्ट क्या पढ़ रहे हैं हम? एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अभी कैसे पता लगाना है कि हमें क्या कैलकुलेशन करनी है? तो ध्यान रखना, इसका क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया कहता है जितना पैसा रिसीव हुआ है ग्रेच्युटी का वो ले लो। दूसरा क्राइटेरिया इसमें लिमिट कितनी है। दूसरा क्राइटेरिया इसमें लिमिट कितनी है? कितनी लिमिट बता रहे हैं यहाँ पे जी? 10 लाख। और तीसरी बात है यहाँ पे 15/26 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। मतलब हर महीने की सैलरी ले लो, उसको 15 डिवाइड 26 से मल्टीप्लाई करो इनटू ईयर ऑफ सर्विस, ईयर ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो ये आ जाएगा 15/26 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। अब ये एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब क्या है? अगर किसी ने मान लो 30 साल 2 महीने काम किए तो सिर्फ 30 साल लेना है। 30 साल 7 महीने काम किया है तो इसे पूरे 31 साल लेना है। समझ में आ रहा है? मतलब फ्रैक्शनल ईयर हम पूरे कर देंगे। अगर 6 महीने से ज्यादा हो तो अगला साल पूरा 1 साल एड ऑन कर दो, और 6 महीने से कम हो तो वो पूरी पीरियड छोड़ दो। मतलब फ्रैक्शनल को हम एडजस्ट कर लेते हैं। डन? तो इसमें क्राइटेरिया होता है अदर एम्प्लॉय के केस में, कवर्ड के केस में। किसके केस में? कवर्ड के केस में 3 चीजें चेक करते हैं। सबसे पहले, दूसरी चीज कितना पैसा, और तीसरी बात दोबारा बोलना, स्टार्टिंग से सबसे पहले लेते हैं, उसके बाद, और उसके बाद यस। ये कैसे कैलकुलेट करते? तो फॉर्मूला क्या बताया हमने? आगे क्या लिखा है ये?
यस, ये सारी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद ये तीनों में से देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट। और टैक्सेबल कौन सा अमाउंट होगा? वो पैसा जो ग्रेच्युटी का मिला है उसमें से एग्जाम्प्ट वाला पैसा माइनस कर दो, तो जो आएगा दैट विल बी टैक्सेबल ग्रेच्युटी। क्या आ जाएगा हमारे पास? टैक्सेबल ग्रेच्युटी। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सैलरी का मतलब क्या है? यहां पे एक वर्ड आया है, यहां पे सैलरी, तो देखो हाईलाइट कर रखा है, इसका मतलब है कुछ यहां पे। सैलरी का मतलब सर ये वाली सैलरी नहीं होती है, और सैलरी का मतलब ये सब कुछ जोड़ने का भी सैलरी का मतलब नहीं है। सैलरी के हर टॉपिक में हर जगह एक अपनी कैलकुलेशन है जी, तभी तो सैलरी थोड़ा सा बच्चे कहते कंफ्यूजिंग हो जाती है जी। मैं बताता हूं, हर जगह ना कैलकुलेशन के हिसाब से सैलरी का मीनिंग बदल दिया गया है। तो यहां पे ग्रेच्युटी में कवर्ड के केस में सैलरी जो यहां पे लिखा हुआ है, इस सैलरी का मतलब क्या है? तो इन्होंने कहा इस सैलरी का मतलब है, क्या लिखा है यहां पे? सबसे पहले दोबारा बोलना जरा, क्या लिखा है यहां पे? मतलब बेसिक जो हर महीने की सैलरी मिलती है वो ले लो, उसमें ऐड कर दो क्या? डीए। कौन सा? फुल अमाउंट एक महीने का। एक महीने का जो टोटल अमाउंट है डीए का वो जोड़ लो, जो आएगा उसको बोलेंगे सैलरी फॉर पर्पज ऑफ ग्रेच्युटी। तो सैलरी में दो चीजें लेते हैं, सबसे पहले बेसिक होना चाहिए और पर मंथ की होनी चाहिए, और दूसरी बात फुल अमाउंट एक महीने का, जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? सैलरी। हो गई कैलकुलेशन। चलो जरा इसका दूसरा पार्ट भी पढ़ लेते हैं ठीक से। अगला पार्ट कहता है एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अब जरा बताता हूं क्या कहानी है इसमें। कहता है वो एम्प्लॉय जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, पहले भी लेते थे ग्रेच्युटी रिसीव्ड, अभी ग्रेच्युटी रिसीव्ड लेंगे। मैक्सिमम लिमिट पहले भी 10 की थी, अभी भी 10 की है। पहले था 15/26, अब कितना हो गया? 15/30 डेज। पहले लेते थे सिर्फ सैलरी, अब हो गया यहां पे क्या? एवरेज सैलरी ऑफ एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और पार्ट देयर ऑफ तो गायब ही हो गया। मतलब पूरा साल होगा तो कंप्लीट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते? तो पहले लेते सैलरी इंटू 15/26, अब लेंगे एवरेज सैलरी इंटू 15/26 इंटू ईयर ऑफ सर्विस। क्लियर है? सॉरी 15/30 इंटू ईयर ऑफ सर्विस। इग्नोर करेंगे फ्रैक्शन को। ओके, जो आएगा इसमें से जो भी छोटा होगा, इन तीनों में से चेक करेंगे सबसे छोटी फिगर कौन सी है, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और टैक्सेबल कौन सा अमाउंट होगा? तो जो पैसा ग्रेच्युटी का मिला है इसमें से तीनों में से जो भी छोटा अभी ऊपर लिखा है ना एग्जाम्प्ट, माइनस कर दो, तो जो आएगा उसको बोलेंगे टैक्सेबल अमाउंट। क्या बोलेंगे? अब कहानी उठती है कि सर ये सैलरी का मतलब क्या है, एवरेज सैलरी का मतलब क्या? आओ जरा देखते हैं। सैलरी का मतलब यहां पे क्या है? हम कहते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें कौन सी है जी? तो सबसे पहले बात हो रही है एवरेज सैलरी की। जी एवरेज सैलरी का मतलब क्या है? देखिए, एवरेज सैलरी का मतलब है पिछले 10 महीने की सैलरी रिटायरमेंट से, एक बात दोबारा बोल रहा हूं, रिटायरमेंट से पिछले 10 महीने की सैलरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो रिटायर कब हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके असेसमेंट ईयर में वो 10 महीने आ रहे हैं या नहीं आ रहे। समझ रहे मेरी बात? ये जो 10 महीने है मतलब 10 महीने, चाहे वो किसी भी असेसमेंट ईयर में आए, हमें जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उससे पीछे 10 महीने जाना है। तो 10 महीने की सैलरी लोगे आप, कितने महीने की? 10 महीने की बेसिक पे, और डीए लोगे रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, कितने महीने का? 10 महीने का। 10 महीने कब से बैकवर्ड चलेंगे? जब वो रिटायर हो रहा है। क्लियर है बात? ये ले लेंगे और कमीशन लेंगे बेस्ड ऑन टर्नओवर, तीनों को जोड़ोगे 10 महीने की सैलरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी जी? दोबारा बोलो, क्या आएगा हमारे पास? 10 महीने की सैलरी। ठीक है, 10 महीने की सैलरी हम जोड़ लेंगे, जो आएगा उसको 10 से डिवाइड कर दो तो एवरेज सैलरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारे पास? एवरेज सैलरी। कोई दिक्कत? और ज्यादा क्लियर होगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक इधर देखो सामने, एक डिफरेंस का मैंने ये टेबल बनाया है जिसमें कवर्ड और नॉट कवर्ड में क्या क्या डिफरेंस है, सैलरी में क्या डिफरेंस है, पार्ट ऑफ ईयर में डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ डेज क्या है, और पीरियड ऑफ सैलरी क्या है। पहले दिखाता हूं यहाँ पे। जैसे कि कवर्ड में सैलरी में लेते हैं बेसिक पे प्लस डीए फुल अमाउंट, जबकि नॉट कवर्ड में लेते हैं बेसिक पे प्लस डीए का रिटायरमेंट बेनिफिट और कमीशन। दूसरा है हमारे पास यहाँ पे इसी में पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ ईयर, इसमें कंसीडर करते हैं और इसमें इग्नोर करते हैं, फ्रैक्शनल इग्नोर कर देते हैं।
नंबर ऑफ डेज इसमें 15/26 लेते हैं, जबकि इसमें 15/30 लेते हैं। और इसमें सैलरी पहले वाले में 1 महीने की लेते हैं, जबकि दूसरे वाले में कितने महीने की लेते हैं, 10 महीने की लेते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा सा पार्ट हमने कवर अप कर लिया है। इन पार्ट में हमने ग्रेचुटी सबसे पहले स्टार्ट किया है। मैंने कहा कि बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन सबसे पहले हमने ग्रेचुटी स्टार्ट किया है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको याद करके आने हैं। ओके, मजा आ गया? फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।